हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम एक्सटेंडेड नेबरहुड के तहत जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में आने वाले कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत साउथ ईस्ट एशिया में जो थाईलैंड है, म्यांमार है, उसके साथ हमने संबंधों को देखा है। अभी अब इसी कड़ी में देखने वाले हैं आज इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप। वियतनाम और इंडिया रिलेशनशिप स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वियतनाम की लोकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में उसकी लोकेशन, जो स्ट्रेटजिक लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जो साउथ चाइना सी है वो काफ़ी समय से जो है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का एक पार्ट बना हुआ है, जिसमें चाइना अपने डोमिनेटिंग तरीके से अपनी भूमिका को काफ़ी तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो इसी दृष्टिकोण से वियतनाम का संबंध जो है भारत के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंधों का आधारशिला किस प्रकार से रखी गई थी। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे कि वियतनाम की ये लोकेशन है और दिस इज इंडिया ऑफ कोर्स, और ये इंडियन ओशन है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और ये इंडियन ओशन है। ये मलक्का जलदस्यु मध्य है, स्ट्रेट है, जिसको मलक्का डायलेमा भी है, चाइना को कहते हैं हम। यहाँ से जो है ऑयल का एक्सपोर्ट काफ़ी होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इसके महत्व को समझ पाएँ। और वियतनाम एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ से चाओ चाइना सी से होते हुए आप इंडो पैसिफिक रीजन में या पैसिफिक ओशन में जा सकते हैं। तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो लिफ्ट ईस्ट पॉलिसी रही है और जो इंडो पैसिफिक रीजन के साथ संबंधित इंडिया की जो पॉलिसी है, उसमें वियतनाम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप की आधारशिला किस प्रकार से रखी गई। तो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक्सेप्शनली काफ़ी फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप रही है, काफ़ी समय से पुरानी रिलेशनशिप है, ठीक है। और जब से इन दोनों देशों की नींव पड़ी तभी से जो है जो फाउंडिंग फादर्स हैं दोनों तरफ के, लाइक वहाँ के प्रेसिडेंट हो ची मिन और इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, इनके बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध वहाँ उस टाइम पे दिखाई देता है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनके साथ भी हो चिन मिन का काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये व्यक्तिगत स्तर पे भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी घनिष्ठ संबंध कहा जा सकता है, और परंपरागत रूप से भी काफ़ी घनिष्ठ है। और सौहार्दपूर्ण संबंधों की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो एक तो विदेशी दोनों देश जो है कॉलोनियल कंट्री रहे हैं, तो उन दोनों देशों में जो नेशनल मूवमेंट चला था, जो एक स्ट्रगल चला था, कॉमन स्ट्रगल चला था कॉलोनियलिज्म को लेकर के, तो उसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 1954 में डीएन बीएफएन फू में फ्रांसीसियों के खिलाफ जीत के बाद से जो डीएन बीएन फू जो है वो फ्रांसीसियों में एक लड़ाई, फ्रांसीसियों के खिलाफ जो फ्रांसीसी ये उपनिवेश था वियतनाम, तो उस टाइम पे जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जीत हुई थी वियतनाम की। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो जो वो वियतनाम जाने वाले पहले लोगों में से थे 1954 में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना आप पहलकारी संबंध है दोनों के बीच में, यानी कि आगे बढ़ करके जवाहरलाल नेहरू ने इसका स्वागत किया और वो गए भी वहाँ पे। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हो चिन मिन, वो इंडिया गए थे, आए थे इनफैक्ट 1958 में। और हमारे प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो 1959 में वियतनाम की यात्रा पर गए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में कितना फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ विजिट हो रही है, और इससे पता चलता है कि दोनों देशों का जो संबंध था वो, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो लेवल ऑफ क्लोजनेस था, वो कैसा था, कितना घनिष्ठ था दोनों देशों के बीच में। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हैं कि काफ़ी कैजुअली जो है ये तीनों लीडर्स जो है एक साथ बातचीत कर रहे हैं, मिले हुए हैं, और इन्होंने कितने अच्छे से इनको कितना अपनत्व के साथ पकड़ा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी को हो चिन मिन है, ये वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इनको कितना फ्रेंडली इनसे जो है। तो ये तस्वीर से ही काफ़ी कुछ उभर करके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, घनिष्ठ संबंध है। और अभी हाल के टाइम में जो पॉलिटिकल कांटेक्ट है दोनों देशों के बीच में,
वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। और इसकी वजह से जैसे कि दोनों देशों के पक्षों के नेताओं द्वारा कई उच्च स्तरीय जो है यात्राएं की गई हैं एक दूसरे साइड की, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध है वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। और जो पूर्व व्यापार और आर्थिक संबंध जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति है उसमें वियतनाम पर काफ़ी जो है फोकस है इंडिया का। और इस नीति के तहत जो वियतनाम की जो बढ़ती हुई पार्टनरशिप है भारत के साथ वो भी एक तरीके से इंडिकेट होता है, ठीक है। वियतनाम एक इज एन इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टनर इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम भारत का एक काफ़ी महत्वपूर्ण साझेदार है, भागीदार है। और दोनों का कई सारे रीजनल फोरम्स पे जो है एक साथ कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं आसियान की, तो आसियान तो है ही, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जिनकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बूस्ट कर रही है। और पूरे जो दुनिया का सिंस द 1997 के बाद में जो एक मंदी आई थी उसके बाद से जिस तरीके से आसियान देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करा उनका इकोनॉमी, तो ये काफ़ी एक तरीके से काबिल तारीफ है। और इस मंच पर जो है आसियान और इंडिया का रिलेशनशिप भी बनता है, ठीक है। ईस्ट एशिया समिट जो है एक और काफ़ी महत्वपूर्ण समिट है जहाँ पे दोनों देशों के बीच में संबंध डिफाइंड होते हैं। इसी तरीके से मेकांग गंगा कोऑपरेशन, जिसके बारे में हमने कई बार बातें कर चुके हैं अभी तक, तो मेकांग गंगा कोऑपरेशन में भी दोनों देशों में काफ़ी संबंध बढ़िया है। एशिया यूरोप मीटिंग असेम, ठीक है, यूएन एंड डब्ल्यूटीओ, इन मंचों पर जो है दोनों देशों के बीच में संबंध काफ़ी प्रगाढ़ है। अगर हम बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो भारत और वियतनाम दोनों, ठीक है, इस रीजन में जो स्थिरता है उसको उससे संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दोनों जो है क्या करते हैं, रूल बेस्ड जो ऑर्डर है उसको सपोर्ट करते हैं एंड फ्रीडम इन द नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं कि आप फ्री आवाजाही होनी चाहिए, ठीक है। दोनों पक्ष जो है the two sides will set up their military to military exchanges, training and capacity building programs across the three services and coast guards, and will intensify their defense industry collaboration building on India's defense credit line. इंडिया जो है उसको वियतनाम को एक क्रेडिट लाइन देता है, ठीक है, जिसके तहत ये मिलिट्री जो है सैन्य स्तर पर एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाएगा, प्रशिक्षण किया जाएगा, क्षमता का निर्माण करने का कार्यक्रम किया जाएगा, ठीक है। और तीनों सेवाएं जो है जैसे कि तीनों सेनाओं के संबंध में जो सेवाएं हैं उसको भी बढ़ाया जाएगा। कोस्ट गार्ड्स को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी। इससे क्या होगा कि उस रीजन में जो कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ, वियतनाम का विवाद डायरेक्टली चाइना के साथ विवाद होता है उस रीजन में, तो उससे निपटने में इसको एम्पावर किया जा सकता है। और एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया की जो रीजनल पावर बनने की महत्वाकांक्षा है और उसके बाद से ग्लोबल पावर बनने की जो महत्वाकांक्षा है उसको वियतनाम के माध्यम से साधा जा सकता है। क्योंकि इंडिया के कोई भी डायरेक्ट इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में नहीं है, लेकिन वियतनाम के साथ जब अगर इंडिया जुड़ता है तो वो एक तरीके से डायरेक्ट इंटरवेन वहाँ पे कर सकता है। चाइना की जो सुपरमेसी है उसको चैलेंज किया जा सकता है। चाइना जिस तरीके की हेजेमनी वहाँ पे स्थापित करना चाहता है उसको चैलेंज इस तरीके से किया जा सकता है। Winbacks is a military exercise between the armies of India and Vietnam. This is also a very important fact. Winbacks जो है दोनों देशों के बीच में सैन्य अभ्यास को कहते हैं और वे काफ़ी जो है को इनहेंस तरीके से दोनों देशों के सेनाएं एक दूसरे के साथ जो है अभ्यास करती हैं। और ये दोनों देश जो है एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म के माध्यम से भी और ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, साइबर, मैरीटाइम डोमेन्स, टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल क्राइम्स, इन सब में जो है ये जो है सहयोग करेंगे, जिसमें कानूनी और न्यायिक सहयोग में भी वृद्धि शामिल है जहाँ पर भी आवश्यक हो। तो ये चीज़ें जो है
ये दोनों देश मिलकर के कर सकते हैं। ट्रेडिशनल थ्रेट्स का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जैसे चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इस रीजन में, वो भी एक ट्रेडिशनल थ्रेट में आएगा, क्योंकि चाइना हमेशा शुरू से ही इस तरीके की चीज़ें करता आ रहा है। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर और भी थ्रेट्स हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, उसको भी ये इसमें काउंट किया जा सकता है। और वो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो है साइबर के फील्ड में भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, चाइना एक काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है हैकिंग का काम करता है, और दूसरे देशों की जो वेबसाइट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, उनको हैक करने की कोशिश किया जाता है। आजकल का जो वॉर चल रहा है उसमें जो एक तरीके से साइबर स्पेस काफ़ी एक्टिव प्लेस बना हुआ है। साइबर स्पेस इज़ ए वॉर स्पेस ऑल्सो, जहाँ पे आप किसी देश की अगर सिस्टम को हैक करते हो तो वहाँ काफ़ी कुछ नुकसान किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कमर तोड़ी जा सकती है किसी देश की, मतलब एक तरीके से, क्योंकि साइबर स्पेस काफ़ी ब्रॉड है और उसमें अभी काफ़ी देश जो है काफ़ी सक्रियता से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्पेस है। इंडिया में अभी काफ़ी काफ़ी बहुत कुछ इस पे काम करना बाकी है। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम है, पुलिसिंग है, आर्मी है, इनको साइबर स्पेस में अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दोनों देशों के आर्मीज़ को भी ज़रूरत है। तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है साइबर और मैरीटाइम डोमेन्स में। टेररिज्म एक जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, हमेशा से बना हुआ है। नेचुरल डिजास्टर्स जो आते रहते हैं, लाइक सुनामी आ गया, ठीक है, चक्रवात आ गया, इस तरीके के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, भूकंप होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों देशों का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो इंस्टीट्यूशनलाइज डायलॉग मैकेनिज्म बनाया जाएगा तो उससे हेल्थ सिक्योरिटी, जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रही है उससे रिलेटेड, वाटर सिक्योरिटी भी, ठीक है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स लाइक जैसे कि ये गोल्डन क्रिसेंट जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का एरिया है उसके पास पड़ता है वियतनाम। तो इस तरीके से जो गोल्डन ट्रायंगल है और गोल्डन क्रिसेंट है इधर अफगानिस्तान साइड में, तो अभी जो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से जो है इन 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 बिंदुओं पे दोनों देशों के बीच में इंस्टीट्यूशनलाइज डायलॉग मैकेनिज्म होना चाहिए और बातचीत काफ़ी अच्छे से दोनों देशों के बीच में होनी चाहिए और डेवलपमेंट्स भी होने चाहिए इन मुद्दों पर। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण एक दे सकते हैं आपके वियतनाम के जो बॉर्डर गार्ड्स कमांड के लिए हाई स्पीड गार्ड बोट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का जो सफल कार्यान्वयन किया गया था भारत के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा वियतनाम को दिया गया था 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है, उसके तहत जो दिया गया था। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है, ठीक, जो हाई स्पीड गार्ड बोट इंडिया ने वियतनाम को जो ये क्रेडिट लाइन दी गई है 100 मिलियन तक के डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया से वो वियतनाम ले सकता है। आप ये देख सकते हो वियतनाम का एक जो है कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी वियतनाम बॉर्डर गार्ड है, ठीक है, तो जो समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहा है साउथ चाइना सी में, तो इसमें इंडिया ने उसको काफ़ी सहयोग दिया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर बात किया जाए तो 2024 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है 2024 तक 5 ट्रिलियन करने का जो इंडियन गवर्नमेंट का एम है, टारगेट है। तो वैसे ही वियतनाम का जो एम्बिशन है उसका भी है 2045 तक हाई इनकम इकोनॉमी में बदलना है। ठीक है, तो ये दोनों देशों का काफी कॉम्प्लीमेंट्री एक तरीके से सिनेरियो बन रहा है। तो 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का लक्ष्य है और 2045 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने का वियतनाम की जो महत्वाकांक्षा है, इसमें दोनों देशों की जो साझेदारी है वो काफ़ी बढ़िया होगी। और ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जा सकता है, एक तो इन्वॉल्व किया जा सकता है ब्लू इकोनॉमी और MSME और कृषक समुदायों सहित जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक संबंधों को बढ़ाया जाएगा ताकि जो है दोनों देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। तो भारत और वियतनाम के बीच में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और आर्थिक सहयोग उसमें का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि वियतनाम का जो निम थुआन प्रांत है, वहाँ के स्थानीय जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके लाभ के लिए 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता अनुदान के साथ जो है विकास परियोजनाओं को पूरा किया गया। तो ये एक तरीके से दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को दर्शाता है। आप ये देख सकते हो इंडिया ट्रेड रिलेशन विद वियतनाम 2013 टू 2017,
ठीक है, आप इस डायग्राम को अच्छे से पीडीएफ में देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो किस तरीके से दृष्टिगोचर होता है। कल्चरल अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए तो कल्चरल रिलेशनशिप में दोनों साइड एक्टिवली कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वियतनाम, इंडिया वियतनाम कल्चरल एंड सिविलाइजेशन रिलेशनशिप पर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो 15th जो एनिवर्सरी है इंडिया वियतनाम रिलेशनशिप का 2022 में, उसको चिन्हित करेगी उसके माध्यम से, ठीक है। जो कल्चरल रिलेशनशिप है काफ़ी ऐतिहासिक है, जैसा कि एक खमेर डायनेस्टी यहाँ पर बनाई गई थी, तो उस डायनेस्टी ने हिंदू रिलीजन को फॉलो किया था। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट मॉडर्न एरा में देखोगे तो जो साउथ ईस्ट एशियन के साथ जो ट्रेड डेवलप हुआ, चूँकि जो चाइना के साथ सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट था रोम के साथ, वो उस साउथ पोस्ट मॉडर्न एरा में वो ख़त्म हो गया था एक तरीके से, बिकॉज जो रेशम था, सिल्क था, उसको यूरोपियंस ने चुरा लिया था, उसका जो मेथड था, और रेशम का कीड़ा चुरा लिया था इनफैक्ट, और वहाँ पे रेशम का प्रोडक्शन होने लगा था। तो ये सिल्क रूट जो था, सिल्क रूट की रिलेवेंस खत्म हो गई, ठीक। तो इंडिया में जो पोस्ट मॉडर्न एरा था उसमें जो ट्रेड था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से डेवलप हुआ था, ठीक है। आप और जो हमारे दक्षिण के जो राज्य थे जैसे चोला, चेरा, पांड्या, इन सब के साथ भी इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हुआ था साउथ ईस्ट एशियन के। जैसे कि आप देखोगे कि जो हेरिटेज है काफ़ी वहाँ पे ग्लोरियस हेरिटेज हमारे हिंदू कल्चर के, और हमारे जो इंडियन कनेक्टिविटी के वहाँ पे दिखाते हैं ऐतिहासिक समय से ही। वहाँ पे हिंदू जो गॉड्स हैं वो उनके टेम्पल्स मिलेंगे आपको, उनके आर्किटेक्चर में वो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है। इसी तरीके से थाईलैंड में हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। इसी तरीके से वियतनाम में भी इंडियन कल्चर को जो बुद्धिज़्म है उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में कल्चरल जो एफिनिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया वियतनाम कल्चरल एंड सिविलाइजेशन रिलेशंस को बनाने की बात दोनों देशों ने करी है, ठीक है। दोनों जो देश हैं वो एक तरीके से प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च ऑफ देयर शेयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड चाम कल्चर। जो वहाँ का चाम कल्चर है और इंडिया का जो बुद्धिज्म है, इस पर रिसर्च भी किया जाएगा दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप को और इनहेंस करने के लिए। तो चाम कल्चरल ट्रेडिशन एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को भी देखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा, ठीक है। आप कल्चरल रिलेशनशिप को ये देख सकते हैं, आप भारत वियतनाम संयुक्त डाक टिकट जारी किया गया था इंडिया वियतनाम का, और ये प्राचीन एंशिएंट आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया का जो सांची का स्तूप है उसको दर्शाया गया है, और यहाँ पे फो मिन पगोडा वियतनाम। तो जो हमारा सांची का स्तूप है, आपको मालूम है कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है और बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया माना जाता है। इसी तरीके से ये फो मिन पगोडा वियतनाम में है, ये भी बुद्धिज्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बुद्धिज्म की डिप्लोमेसी है वो काफ़ी कारगर है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि जो इंडिया है ये बुद्धिज्म का ओरिजिन है। यहाँ पे बुद्धिस्ट काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, काफ़ी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। तो जो ये वियतनाम से काफ़ी लोग इंडिया विजिट करते हैं, और वो अपने जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे हम अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं उसी तरीके से ये भी अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। तो वो इंडिया उनको आना पड़ता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं उनको विजिट करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा है, और दोनों देशों के बीच में इस तरीके से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के आधार पर जो संबंध है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और कल्चरल रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और इसी तरीके से ट्रेडिशनल जो हमारा मेडिसिन सिस्टम है लाइक आयुर्वेदा, उसको वियतनाम में भी आपको मालूम है काफ़ी रिच ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। जैसे कि वो आप देखते होंगे जो ये स्टोन के साथ जो मसाज किया जाता है, इस तरीके की जो पिक्चर्स आपने देखा होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो वियतनाम का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वहाँ पे। और उस तरीके की जो ट्रेडिशनल हमारा ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है उसके साथ जो है काफ़ी कॉमन थ्रेड्स जुड़ते हैं। तो इससे दोनों के बीच में रिच नॉलेज ऑफ द हेल्थ है। तो इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक और पॉइंट मिलता है, एक और बिंदु मिलता है जहाँ पे कोऑपरेशन का को बढ़ाया जा सकता है।
Yoga has emerged as a symbol of peace and harmony and shared pursuit of spiritual well-being and happiness. योगा भी जो है अभी इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। हमारा जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है इंडिया की, उसके तहत सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब कि जो हम कल्चरल जो हमारे हेरिटेजेस हैं, कल्चरल जो हमारा वैल्यूज़ हैं, उनको फैलाया जा रहा है, फैलाया जाता है और उससे अट्रैक्ट होकर जो कंट्रीज़ हमारे क्लोज आती हैं, बातचीत होती है और कोऑपरेशंस डेवलप होते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर के तहत आता ही है। तो योगा हमारा एक काफ़ी अच्छा सॉफ्ट पावर टूल है, जो इस समय ना सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसी तरीके से जो इंडियन कल्चर है वो भी काफ़ी अट्रैक्शन का बिंदु बना रहता है। New development partnership projects in the heritage conservation in Vietnam. ठीक है, F block of temple at Mai Son, Dong Duong Buddhism monastery in Quang Nam and Nam Cham Tower in Phu Bien will materialized. ठीक है, जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं उनके संरक्षण के लिए एक नई तरीके से डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों देशों के बीच में। अब अगर हम बात कंक्लूजन की करें, ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इज द कोर ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में हमने जैसा कि बात किया था कि जो हिंद महासागर, जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन एंड जो पैसिफिक ओशन है, जो पैसिफिक ओशन है, इसकी जो इन्फ्लुएंस में जो आने वाली कंट्रीज हैं उनके रीजन को इंडो पैसिफिक बोला जाता है। और इंडिया का जो अप्रोच है वो इंडो पैसिफिक में अपने कोऑपरेशन को डेवलप करना है। तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की इंडिया की कोर है, और जो वियतनाम है इज द कोर ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और वियतनाम हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का कोर है, यानी केंद्रीय बिंदु है। इसी तरीके से वियतनाम जो है हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर है। तो द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इज सिग्निफिकेंट फॉर मेंटेनेंस इन द स्ट्रैटेजिक बैलेंस इन साउथ ईस्ट एशिया विच इज विटनेसिंग एग्रेसिव चाइनीज एक्टिविटीज। जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसा कि आपको मालूम है, साउथ चाइना सी को छोड़ा जाए की बात अगर न करें तो भी जो ये मैरीटाइम सिल्क रूट है, और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पोल्स है, और जो ये BRI के तहत जो पोल बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, जो कंसेशनल लोन दिया जा रहा है कंट्रीज़ को, ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव तरीके से चाइना अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इस रीजन में लगा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये दोनों देशों का जो रोल इस रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वियतनाम एक तरीके से उस रीजन में इन्फ्लुएंस रखता है तो उसके इन्फ्लुएंस को एक रीजनल पावर के रूप में इंडिया और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिया सपोर्ट कर सकता है, और दोनों जो है काफ़ी बेहतर तरीके से कन्फ्रंटेशन दे सकते हैं चाइना को उस रीजन में। तो इसलिए जैसे कि हमारे इंडिया की बहुत सारे कंपनियां भी वहाँ पे काम करती हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं साउथ चाइना सी में, जो वियतनाम के अंडर में आते हैं। वहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी ONGC कंपनी, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वियतनाम के साथ, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस रीजन में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ कीपिंग in the mind strategic challenges in the Indo-Pacific region, primarily those posed by China, India and Vietnam, should work in the close coordination. Multilateral institutions such as UN Security Council, where both India and Vietnam are elected to be non-permanent members in 2021. अभी जैसा कि आपको मालूम है कि जो UN Security Council है, जो हमारा UNSC है, उसके 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया को भी एक तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है 2 सालों के लिए। और अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है उसकी जो चेयरमैनशिप है UNSC की, वो इंडिया के पास है। यानी कि इंडिया जो है कोई भी बातचीत मीटिंग बुला सकता है
और कोई भी ग्लोबल इशू हो इसको रेज कर सकता है दोनों मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उनके बीच में बातचीत करने के लिए। और वियतनाम भी वहाँ पे एक नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इन दोनों देशों का कोलेबोरेशन से वहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है। वियतनाम का रिलेशनशिप इंडिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इंडिया जो है चाइना को काउंटर करना चाहता है उस रीजन में, तो वियतनाम का सीधा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है चाइना सी में, साउथ चाइना सी में चाइना के साथ। तो इंडिया वियतनाम के साथ मिलकर के चाइना के खिलाफ जो है मोर्चा खोल सकता है, जो काफ़ी तरीके से एक स्ट्रेटेजिक गेन होगा इंडिया के लिए इस रीजन में। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमने अभी जो भी डिस्कशन किया है वियतनाम के बारे में वो एक तरीके से कंप्रिहेंसिव डिस्कशन हमने किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया आसियान रिलेशनशिप, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।